हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। सर आज ब्लैंक स्लाइड, बेटा ब्लैंक स्लाइड इसलिए है क्योंकि आज हम करेंगे कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट। क्योंकि आपको पता है अपना एग्जाम आने वाला है। अब एग्जाम के अंदर अब एक एक चैप्टर तो काफी दिन हो गए ना, एक एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते। तो आज हम कर लेते हैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट। अब करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे, सारे के सारे आपको क्या करवा सकते हैं, सारे के सारे हम आपको करवा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे क्या करा देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या करा देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे फॉर्मूला आराम से एकदम शिद्दत से सारी की सारी पूरी की पूरी क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल रिवीजन हो जाएंगे और सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवीजन हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ, देखो पहले के, अब आप सभी को पता है फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास है 3 चैप्टर मेनली। क्लास 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास सिर्फ 3 ही चैप्टर है। कौन कौन से? सॉल्यूशन, कौन सा? सॉल्यूशन, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूं। सॉल्यूशन एक है, फिर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स और देन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसके हम कर लेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में न्यूमेरिकल्स, वो भी किस तरह में, एकदम वन शॉट में, एकदम वन शॉट में। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट कर ले। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इस क्लास में जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे मैंने सेलेक्ट करके अपने हाथ से लिखे हैं ताकि आपको भी समझाने में मेरे को आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट नेम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोडियम अमलगम। भाई साहब सोडियम अमलगम का क्वेश्चन तो बहुत बार आ रखा है, बहुत बार आ रखा है और पीवाईक्यू में भी है, तो मैंने पीवाईक्यू से ही सीधा इसको यहां ले लिया है। तो सोडियम अमलगम में सॉल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है? तो भाई साहब सोडियम अमलगम में जो आपका सॉल्यूट होता है वो तो होता है मरकरी, और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है आपके पास क्या, सोडियम। वापस, सोडियम अमलगम में सॉल्यूट क्या होता है, मरकरी, और मरकरी कैसा है, लिक्विड मेटल है। कैसा है, लिक्विड मेटल। और जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा होता है, वो होता है सोडियम, और सोडियम कैसा है, सोडियम आपके सॉलिड मेटल है। कौन सा मेटल है, सॉलिड मेटल। तो सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम में सॉल्यूट होता है मरकरी, सॉल्वेंट होता है सोडियम, और सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक कैसा है, लिक्विड मेटल, और जो सोडियम है, सोडियम कैसा है, सॉलिड मेटल। पहला क्वेश्चन रेडी, याद हो गया? याद करवाने ही आया हूं, यहाँ पे याद करवाने ही आया हूं और याद करवा के ही जाऊंगा। याद करवाने ही आया हूं और याद करवा के ही जाऊंगा। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। मोलरिटी और मोललिटी में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुनो। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में आता है, लेकिन इस तरफ मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं और इस तरफ मैं बात कर रहा हूं अपने मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो यही तो लिखा हुआ है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ठीक, यहां तक। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट होती है मोलर। क्या होती है बच्चा, मोलर। और मोलर को और क्या लिख सकते हैं अपन, मोल पर लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर, मोलर को और क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या फिर ऐसे लिखें तो मोल डैश लीटर इनवर्स। ये देखो मोल डैश लीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ गया समझ में मोलरिटी क्या होती है। साथ में डिफरेंस मोलरिटी का भी पूछा है, तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। भाई साहब मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर भी आएगा, और साथ में क्या है, डिवाइड में है इसके सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। ठीक है सर, तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। तो मोलरिटी की यूनिट मोलल, और मोल पर किलोग्राम इनवर्स, मोल पर किलोग्राम या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। वापस, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट का वेट, वो भी किसमें, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। डन, चले आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन भाई साहब न्यूमेरिकल आ गया।
न्यूमेरिकल आ गया, कह रहा हूं ना एकदम पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ आया हूं कि आपको कहां पे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो न्यूमेरिकल करते ही नहीं है, न्यूमेरिकल छोड़ के जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई कराएगा ना, भानु प्रताप बेटा आपके पास सब कराएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल करवा के जाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको सभी को पता है 180 ग्राम होता है, इज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% ऑफ मास। किस में लेबल्ड है? 10% ऑफ मास, मतलब 10% W/W दे रखा है। अच्छा, W/W दे रखा है तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बच्चा? मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 10 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ 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 भाई साहब। सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का, कितना होता है? सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का। 10% W/W, W/W क्या होता है सर? W/W होता है बच्चा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। वेट ऑफ W/W परसेंट यही होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सॉल्यूट का वेट दे रखा है हमको 10 ग्राम दे रखा है, क्योंकि 10% मतलब सॉल्यूट का वेट कितना हो गया? 10 ग्राम। तो देख लो यही लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका मतलब क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है हमको कितना? 10 ग्राम। 10% ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है मेरे को 10 ग्राम। ठीक है सर, तो सॉल्यूशन का मास तो पहले से ही फिक्स है, कितना? 100 ग्राम हो गया ना भाई साहब। अगर परसेंटेज निकालो तो मेन क्या चीज है? मेन चीज है सॉल्यूशन, और परसेंटेज के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो सॉल्यूशन का वेट तो पहले से कितना है? 100 ग्राम। 10 ग्राम हो गया सॉल्यूट, 100 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? कम क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में। तो भाई साहब यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? सॉल्वेंट का मास आ गया मेरे पास 90 ग्राम। कितना आ गया? 90 ग्राम। सर एक बात तो पता चल गई, क्या बेटा? सर ये पता चल गया हमको कि हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है। यही तो है, क्या पूछा है? मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है, साथ में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। हमको निकालने क्या है? मोलरिटी और मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं क्या यहाँ पे? ऑब्वियसली सर, आसानी से निकाल सकता है। कैसे? देखो, सॉल्यूट का मास मेरे को पता चल गया 10 ग्राम, तो मैं 10 का डिवाइड में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180। भाई साहब 1/18 तो मेरे पास मोल्स आ चुके हैं, दोनों के मोल्स आ चुके हैं मेरे पास। कितने? ग्लूकोज के 1/18 कितने आ चुके हैं? 1/18। अब बात करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी में तो सर मेरे को क्या चाहिए? मोलरिटी में मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कहां से लाऊंगा सर? डेंसिटी दे रखी है ना सर, डेंसिटी दे रखी है, तो आ जाओ। डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन डेंसिटी। मास दे रखा है सॉल्यूशन का कितना? 100 ग्राम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। 1000 अपॉन 12, यहां से वॉल्यूम कितना आ गया? 1/12 लीटर। यहां तक ठीक बेटा? आपको न्यूमेरिकल करने की अप्रोच बता रहा हूं कि आपको क्या दिया हुआ होगा और क्या आपको चाहिए होगा, दोनों से ही आप निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ये मेरी बात याद रखना, ये दोनों से ही आप निकाल सकते हो। आप देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करने जाओ ना, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सर पहले तो ये मेरे को निकाल दिया कि मेरे को दिया हुआ क्या है, उसके बाद मेरे को निकालना क्या है, फिर मेरे को कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, और इसको इंफॉर्मेशन को गिवन होते ही हाथों दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? फॉर्मूलाज। जैसे यहाँ पे मेरे को मोलरिटी और मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। मोल्स मैंने निकाल दिए पहले से, कितने? 1/18, तो मोलरिटी आसानी से निकल गई ना भाई। वॉल्यूम कितना आया? 1/12, तो 1/18 अपॉन 1/12, ये देख लो 10/180 लिखा हुआ यहाँ पर, और 1/12, तो मोलरिटी मेरे पास कितनी आ गई? 0.667 मोलर, क्योंकि मोलरिटी को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूं और मोलरिटी को मैं स्मॉल m से। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ग्लूकोज की मोलरिटी निकालनी है ना। आ जाओ, 10/180 अपन ने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, 10/180 को पहले से 1/18 कर दिया था, और यहाँ पे सिर्फ 10/180 लिखा हुआ। तो 90 कहां से आया सर? बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद आया? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर
सर सर सर सर सर, अभी आपने बताया था कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में दे रखा है, वो तो हमको किलोग्राम में चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो किलोग्राम में चाहिए, लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो हमको क्या किस में दे रखा है, सर हमको तो ग्राम में दे रखा है 90 ग्राम। कोई बात नहीं बच्चा, 90 डिवाइड बाय 1000, 90 डिवाइड बाय 1000, ये हमारे पास किस में हो गया, किलोग्राम में। और इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद 0.617 मोलल, 0.617 मोलल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगी, मोललिटी। तो मोललिटी भी आ गई, मोललिटी भी आ गई, आगे बात समझ में। चले आगे, अगला क्वेश्चन। वापस क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला। अब की बार फॉर्मूला किसका आया है, अब की बार फॉर्मूला आया है मोल फ्रैक्शन का। किसका आया बच्चा, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। ये क्या होती है, CHI, काई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, और या फिर इसको x भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है सर, क्या था, मेरे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, मेरे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक क्या है, बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब दो चीजें होंगी, तो मेरे पास बाइनरी मिक्सचर में दो चीजें, एक है A, एक है B। मेरे को दोनों के मोल्स होंगे, जाहिर सी बात है दोनों के मोल्स भी तो होंगे बाइनरी सॉल्यूशन में। तो A के मोल्स है Na, B के मोल्स है Nb। ठीक है, A के मोल्स है Na, B के मोल्स है Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज के मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल, अगर मेरे को A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे ये काई A है, मेरे को A का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो A के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन में कौन है, A और B, तो Na प्लस Nb। A के मोल्स अपॉन Na प्लस Nb, और काई B निकालना तो B के मोल्स अपॉन Na प्लस Nb। भाई साहब एक चीज का मोल निकालना है अपॉन उसके टोटल मोल्स, एक चीज का मोल निकालना अपॉन उसके टोटल मोल्स, यही तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और जो A के मोल फ्रैक्शन है और B का मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है, मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे काई A का वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस काई B। मतलब सर A का मोल फ्रैक्शन में कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस B का मोल फ्रैक्शन। अगर B का निकालना है तो B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस A का मोल फ्रैक्शन। यस और नो, एकदम परफेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बच्चा, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। मतलब मोल फ्रैक्शन एक कैसी क्वांटिटी है, एक आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा, यूनिट लेस क्वांटिटी है। चलें आगे, ठीक है सर, आ जाओ। अगला है मास परसेंटेज, जो अभी अपन करके आए थे, क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो भाई साहब 15% W/W ग्लूकोज का मीनिंग क्या है, 15% W/W ग्लूकोज का मीनिंग है 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्स है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 15% W/W का मतलब क्या है, 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्स है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है सर, V/V का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब है बच्चा 10 ml इथेनॉल अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ओके सर, डन, एकदम कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम परफेक्टली चल रहा है मामला। अगला है मास बाय वॉल्यूम, W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 10% W/V का मतलब क्या है, 10% W/V KOH का मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 ग्राम KOH, 10 ग्राम KOH कितने में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इधर क्या था, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इधर क्या था, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट था 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इधर क्या था, इधर था सर 10 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। W/W, V/V, W/V, डन। और ऊपर था मोल फ्रैक्शन, A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, B के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट बिल्कुल नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली चल रहा है मामला। अगर परफेक्टली चल रहा है तो कमेंट में यस आ जाना चाहिए। अब अगर परफेक्टली चल रहा है मामला तो कमेंट में अब यस आ जाना चाहिए। फिर कराता हूं एक धमाकेदार न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन पे, चले आ जाओ। ये हो गया मेरे पास, अब ये वाला डन हो गया मेरी चीजें। अब मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल आ जाओ सर, करते हैं, आ जाओ साथ में।
हाँ भाई, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन हैविंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4। क्या होता है बच्चा? CCl4। कोई दिक्कत नहीं है सर, 30% बाय मास दे रखा है, 30% बाय मास दे रखा है किसका? बेंजीन का। किसका दे रखा है? नहीं सर, 30% बाय मास दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। और वेट ऑफ CCl4, CCl4 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। CCl4 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो अगर 30 ग्राम बेंजीन है बच्चा, अगर 30 ग्राम बेंजीन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो भाई साहब 100 ग्राम सॉल्यूशन होता है, ध्यान सुनना, 100 ग्राम सॉल्यूशन होता है, 30 ग्राम बेंजीन है तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा CCl4। अरे होगा कि नहीं होगा? 70 ग्राम हो जाएगा CCl4। सर दोनों पता चल गए, दोनों पता चल गए, बेंजीन का भी पता चल गया और CCl4 का भी पता चल गया। क्या मैं अब इस न्यूमेरिकल को आसानी से उड़ा दूंगा कि नहीं उड़ा दूंगा? कैसे? मेरे को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है और CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बेंजीन के मोल्स अपॉन बेंजीन प्लस CCl4 के मोल्स। अगर मेरे को CCl4 के मोल निकालने होते तो CCl4 के मोल अपॉन बेंजीन प्लस CCl4 के मोल। क्या बात करते हो यार, एकदम आसानी से हो गया न्यूमेरिकल। ये देखो, हमको तो सिर्फ किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का। अपन ने तो दोनों कर लिए, अपन को पूछा तो एक का ही था, अपन ने दोनों कर लिए। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का वेट अपॉन बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, ये तो हो गया। ये हो गया हमारे पास किसके? बेंजीन के मोल्स। नीचे बेंजीन के मोल्स अपॉन किसके मोल? CCl4 के मोल। CCl4 के मोल कैसे आएंगे? CCl4 का वेट होता है अपने पास 70 ग्राम, CCl4 का वेट कितना दिया हुआ है? 70 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है 154 ग्राम, 154 ग्राम। इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारे पास 0.458। क्या यूनिट लगेगी क्या? कोई यूनिट लगेगी क्या? नो सर, बिकॉज ऑफ जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम भर के पड़े हैं मेरे पास सर क्वेश्चन आज तो, परफेक्टली रिवीजन होने वाला है। सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आ जाओ देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। होता क्या सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, भाई साहब एक सैचुरेटेड स्टेट आ चुकी है, इस सैचुरेटेड स्टेट के बाद अब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, ये एक तो बात ये हो गई। या फिर सैचुरेटेड स्टेट आने तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, वापस एक सैचुरेशन स्टेट आ गई, इसके बाद अब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया है, पहली बात तो। या फिर सैचुरेशन स्टेट तक सॉल्यूट जो है वो उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्यूट जो है उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनसैचुरेटेड, a solution in which more solute can be dissolved, lesser solute dissolved than the maximum limit। भाई साहब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन था कि सैचुरेशन स्टेट आने तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। तो सर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है सैचुरेशन स्टेट आने तक अभी तक सॉल्यूट उतना डिसॉल्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। मेरे पास था कि भाई साहब 100 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए सैचुरेटेड स्टेट तक, हुआ ही अभी तक 70 ग्राम ही है, हुआ ही अभी तक 70 ग्राम ही है। तो वही तो लाइन लिखी हुई है देखो, लेसर सॉल्यूट डिसॉल्व देन द मैक्सिमम लिमिट। सॉल्यूट अभी तक डिसॉल्व उतना हुआ नहीं है, उतना अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो अभी और डिसॉल्व होना बाकी है, अभी तक और डिसॉल्व होना बाकी है। डन, सैचुरेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सर सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके PYQ में आया हुआ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार, 3 से 4 बार आया हुआ है, क्योंकि मैंने काफी बार इसको नोटिस करने के बाद इसको यहाँ पे स्लाइड्स में लिया है। आ जाओ। इफ अ nearly saturated solution, if a nearly saturated solution for endothermic process, endothermic process क्या होता है? जिसमें हीट देनी पड़ेगी। exothermic process क्या होता है? जिसमें हीट निकलेगी। तो इसको हम 2 प्रोसेस में समझाते हैं, एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक, दूसरा होता है मेरे पास एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा H की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव होगी,
डेल्टा एच की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव होगी, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव होगी, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव होगी। तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी मेरी यहां पर बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, किसमें? एंडोथर्मिक प्रोसेस में। एंडोथर्मिक प्रोसेस में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ऑल इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। कब? एंडोथर्मिक प्रोसेस में। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एकदम परफेक्टली काम हो गया है सर। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। डन। बढ़ती सॉल्युबिलिटी दोनों में है, बढ़ती सॉल्युबिलिटी दोनों में है। एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट फेवरेट हेनरी लॉ। किसका? हेनरी लॉ का। भाई साहब 3, 5, 6 बार क्वेश्चन आ चुका है हेनरी लॉ के बारे में, तो भाई साहब इतनी बार पूछा जा चुका है क्या बताऊं मैं आपको। तो ध्यान सुनो। पहली बात तो क्या क्या पूछा है, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ कैसे काम करता है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है, ये जो KH है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको बोलते क्या है, और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस या फिर उसके एग्जांपल्स। कर ले परफेक्ट एकदम। डन एकदम। आ जाओ। इससे पहले आप कमेंट में एकदम जयकारा लगा दो एकदम बढ़िया, अगर समझ में आ रही है, क्लास एकदम परफेक्टली चल रही हो तो। डन। चले, क्योंकि भाई साहब पूरे के पूरे 3 चैप्टर करे बिना कहीं नहीं जाना है। कौन कौन से? सॉल्यूशन, कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तो सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तब तक आप पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, हेनरी लॉ क्या होता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। भाई साहब सॉल्युबिलिटी जो है गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। लेकिन जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो भी तो आगे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तो हेनरी लॉ है। सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, समझ में आ गई। लेकिन जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो मेरे पास क्या है? हेनरी लॉ। क्या लिखा हुआ है? तो देखो, the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas chi in the solution। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तो लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ये साइन हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को मैं क्या लिख देता हूँ? KH। क्या लिख देता हूँ? KH। ठीक है सर। KH को बोलते हैं क्या है? KH को बोलते हैं बच्चा हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इसका ग्राफ तो नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं। देखो, गैस का पार्शियल प्रेशर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर c क्या है मेरे पास? c है मेरे पास इंटरसेप्ट। क्या है? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट जैसी ऐसी कोई चीज यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चा? 0। इंटरसेप्ट अगर 0 हो गया तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है सर। y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर गैस का m क्या हो जाती है? m हो जाती है हमारे पास स्लोप हमारे किसके बराबर आ जाएगी? हेनरी कांस्टेंट के। और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा x एक्सिस पे। आ जाओ ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो, ये रहा ग्राफ। y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। ग्राफ ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरसेप्ट कितना था? 0। 0 इंटरसेप्ट के साथ में स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और स्लोप आ जाएगा हमारे पास KH। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है बच्चा? हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगला, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में आप क्या क्या समझते हैं? ये लो पूरा परफेक्टली एकदम पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री आज याद करवा के ही कर भेजूंगा। ठीक है, अब तक कमेंट में एकदम हार्ट बन जाने चाहिए भाई। देखो, KH
KH इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर का फंक्शन है, गैस किस टाइप की है उसके नेचर का फंक्शन, गैस डाइएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, उसके टाइप की फंक्शन है, ठीक है सर। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैस का डिफरेंट KH वैल्यू होता है, सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैस का डिफरेंट KH वैल्यू होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है सर, समझ गए। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी, तो जाहिर सी बात है जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो जितना KH का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी ही आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो किसके, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपके सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ साथ में हेनरी लॉ कांस्टेंट आपके मोल फ्रैक्शन के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई समझ में एकदम, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपके मोल फ्रैक्शन के भी तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है सर, समझ गए। KH की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, KH की यूनिट, हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है सर, हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो कि हमारे पास प्रेशर की होती है, ठीक है सर। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये कैसे आया सर, हमको तो पता ही नहीं चला, कैसे आया मैं बताऊंगा, देखो KH जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KH क्या है, मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो लिखा हुआ है, KH जो है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, कौन, हेनरी लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर, हेनरी लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहीं से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती जाएगी टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन एक्सो और एंडो में हमने अभी जस्ट देख के आए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता था तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, एक्सो में टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, लेकिन एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी। डन, आगे अगला है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, विद द इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर या फिर बॉटल्स सील्ड अंडर हाई प्रेशर, अगर हमको CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, अगर हमको जो कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक कभी सोडा वाटर ये सब ने आपने पिया ही होगा बहुत सारा, आपको पता होगा CO2 की उसमें घुली हुई होती है, CO2 उसमें घुली हुई होती है, जैसे ही एकदम से ढक्कन खोलते हैं एकदम CO2 बबल्स के रूप में बाहर आ जाती है, बबल्स के रूप में बाहर आ जाती है। तो आपको पता ही होगा जब CO2 बबल्स के रूप में बाहर आई है तो उसको CO2 को हाई प्रेशर पर सील किया गया है, CO2 को हाई प्रेशर पर सील किया गया है, एकदम हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर पर CO2 को सील किया जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अंडर वाटर, दूसरा हाई प्रेशर डिसॉल्व मोर नाइट्रोजन इन ब्लड, नाइट्रोजन नार्कोसिस, सर ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनो बच्चा। आपने स्कूबा डाइवर्स का नाम सुना, स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र में गोताखोर, समुद्री गोताखोर जो अपने साथ में एक बॉक्स लेके जाता है पीछे कंटेनर डाल के, ताकि वो समुद्र में भी सांस ले सके। क्यों लेके जाता है, जैसे जैसे वो समुद्र के नीचे जाएंगे तो हमारे जो लंग्स का प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस बॉडी में जाएगी, और गैसेस मेनली कौन सी जाएगी, नाइट्रोजन ब्लड में जाके घुल जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, नाइट्रोजन नार्कोसिस, ठीक है सर। और अगर डाइवर्स असेंड क्विकली द प्रेशर ड्रॉप्स, भाई साहब जैसे जैसे नीचे गया था ना, नाइट्रोजन नार्कोसिस हो रहा था, नाइट्रोजन नार्कोसिस हो रहा था, क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में घुल रही थी। अगर अचानक से ऊपर आ गया तो क्या हो सकता है, अचानक से ऊपर आ गया तो बैंड्स या फिर डीकंप्रेशन सिकनेस, एकदम पेनफुल और
डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अचानक से ऊपर आने पर लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाता है, और अगर लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगा तो एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। तो हमको ऐसी कंडीशन नहीं बनानी होती है कि अचानक से ऊपर आ जाए, किसमें, समुद्र के बाहर। वो धीरे धीरे आना पड़ता है, धीरे धीरे आना पड़ता है। धीरे धीरे आने पर ये जो डीकंप्रेशन सिकनेस और बैंड्स जैसी स्टेज नहीं हो सकती, डीकंप्रेशन सिकनेस और बैंड्स जैसी स्टेज नहीं हो पाती है। आई बात समझ में? डन। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, या फिर लेस ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी, लेस ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी, और लेस ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी तो ये हमको क्या कराएगी, वीकनेस, कंफ्यूजन, वीकनेस और कंफ्यूजन। हाई एल्टीट्यूड पर गैस का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन गैस जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व भी कम होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन या फिर वीकनेस। और एनसीईआरटी इसके लिए डायरेक्ट वर्ड लिखती है एनोक्सिया। क्या लिखती है बच्चा? एनोक्सिया। क्या लिखती है? एनोक्सिया। डन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ। Why aquatic organism feel more comfortable in cold water than hot water? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कोल्ड वाटर से में कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। भाई साहब कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है और हॉट वाटर में टेम्परेचर ज्यादा है। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है और हॉट वाटर में टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर कम है तो केएच की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि केएच और जो टेम्परेचर है वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। केएच और टेम्परेचर क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर कम है, सॉरी, केएच और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। केएच और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर कम है तो केएच की वैल्यू कम है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो केएच की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर केएच लो है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी ना गैस की। अगर केएच कम है, केएच की वैल्यू कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और गैस की सॉल्युबिलिटी भी जब कोल्ड वाटर में गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कोल्ड वाटर में रहेगा कि हॉट वाटर में? अरे भाई साहब, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इनवर्सली चल रहा है केएच और सॉल्युबिलिटी, केएच और हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी आपस में क्या चल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा कहां पर है, हॉट वाटर में, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हाई हो जाती है, और अगर केएच की वैल्यू हाई है, सॉल्युबिलिटी कम है, तो गैसेस कम घुली हुई है किसमें, हॉट वाटर में। अगर केएच की वैल्यू कम है, कम कहां होती है, जहां टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम कहां होता है, जहां कोल्ड वाटर होता है। कोल्ड वाटर, टेम्परेचर कम, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम, तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस की सॉल्युबिलिटी हो रही है। गैसेस ज्यादा सॉल्युबल है ना कोल्ड वाटर में, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अच्छा कहां फील होगा, अच्छा फील होगा कोल्ड वाटर में, ना कि हॉट वाटर में। परफेक्टली 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। डन। चले स्कूबा डाइवर्स पे वापस क्वेश्चन आ गया। हाउ स्कूबा डाइवर्स कैन अवॉइड द डीकंप्रेशन सिकनेस और बैंड्स। तो डीकंप्रेशन और बैंड्स को, सीक्वेंस को अवॉइड करने के लिए जब वो नीचे जाते हैं तो आपको पता है लंग्स का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करना पड़ता है, नहीं तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में, एक्सट्रीम डेप्थ तक जाए तो उनको अपने जो पीछे जो कंटेनर लेके चलते हैं ना, वो पीछे जो कंटेनर लेके चलते हैं ना, उसमें तो या तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम डेप्थ पे जाए तो क्या होना चाहिए, या तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होना चाहिए। और अगर कम डेप्थ पे जाए तो हीलियम होनी चाहिए 11.7%, नाइट्रोजन होनी चाहिए 56.2% और ऑक्सीजन होनी चाहिए 32.1%। क्या क्या, हीलियम होनी चाहिए 11.7%, नाइट्रोजन होनी चाहिए 56.2% और ऑक्सीजन होनी चाहिए 32.1%। कम डेप्थ के लिए, एक्सट्रीम डेप्थ के लिए सिर्फ हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही काम आएगा, नाइट्रोजन का कोई जरूरत नहीं है। परफेक्टली याद कर लेना बेटा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, क्या पता इस बार फिर आ जाए, क्या पता इस बार फिर आ जाए। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट पे ही पीवाईक्यू। आ जाओ, सॉरी न्यूमेरिकल। क्या है, न्यूमेरिकल। आप करोगे या मैं करूं, आप करोगे या मैं करूं, मैं कर देता हूं। आप देखो, आप वीडियो को पॉज करो और एकदम से सिर्फ क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आ जाओ। Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under
2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। सर दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है बच्चा, देखो पहली बात दिया हुआ हमको प्रेशर 2.5 atm। 2.5 atm को पास्कल में मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है सर। हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला CO2 का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इज साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन आ जाएगा? CO2 का मोल फ्रैक्शन। CO2 का मोल फ्रैक्शन। ठीक है सर। तो यहां से CO2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, दे रखी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। रखो यहां से, तो यहां पर CO2 का मोल फ्रैक्शन यहां पर रखने पर कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। वाटर का वॉल्यूम 500 ml गिवन है, वाटर का वॉल्यूम 500 ml गिवन है, तो वेट ऑफ वाटर निकाल सकता हूं, वेट ऑफ वाटर निकाल सकता हूं 500 ml इंटू 1 ग्राम पर लीटर। वाटर की डेंसिटी होती है भाई साहब, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है, वेट चाहिए, मास चाहिए, तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो, डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। वाटर का वेट कितना आ गया? 500 ग्राम। कितना आ गया बच्चा? 500 ग्राम। CO2 का मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ गया? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। कैसे आया? प्रेशर ऑफ CO2 में किसका डिवाइड कर दिया मैंने? हेनरी लॉ कांस्टेंट का। यहां से CO2 का मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वाटर के मोल्स और CO2 के मोल्स, वाटर के मोल्स और CO2 के मोल्स। भाई साहब CO2 के मोल्स निकालना है तो CO2 के मोल्स अपॉन CO2 और वाटर दोनों के मोल्स। ठीक है। तो यहां से CO2 का मोल फ्रैक्शन हमने रख दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और CO2 के मोल्स हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए? 0.042। कितना आ गए? 0.042। मोल फ्रैक्शन अभी अपन ने लिखना सीखा था कैसे? CO2 का निकालना है तो CO2 का मोल फ्रैक्शन, सॉरी CO2 के मोल्स अपॉन CO2 और वाटर दो ही है हमारे पास, तो CO2 और वाटर के मोल्स कर लोगे आराम से। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आसानी से गिवन है तुम्हारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आसानी से गिवन है। यहां से CO2 के मोल्स कितने आ गए मेरे पास? 0.042 CO2 के मोल्स आ गए। CO2 का वेट पता चल गया मेरे को कितना? 500 ग्राम। क्या यहां से मैं CO2 का वेट नहीं निकाल सकता भाई साहब? CO2 का वेट है हमारे पास, सॉरी वाटर का वेट पता चला था बेटा 500 ग्राम, तो CO2 का वेट कितना है? CO2 का वेट निकालेंगे सर, मोल्स पता चल गए CO2 के। हाँ, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले बात तो ये बताओ। मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चा, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स पता चल गए 0.042, 0.042। वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो 0.042 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो। ये ना 0.042 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? CO2 का वेट 1.848 ग्राम, 1.848 ग्राम। परफेक्टली क्लियर? ओके, डन, एकदम। अगला है हमारे पास राउल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। अगर ध्यान सुनना बच्चा, अगर 1 नंबर का सवाल आया तो मैं सिर्फ इतना ही लिख के आऊंगा, और अगर 3 नंबर का सवाल आया मेरे को पूरा ग्राफ सही समझाना पड़ेगा। राउल्स लॉ वापस सुनना, अगर 1 नंबर का सवाल आया तो मेरे को सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। कितना? ये इतना। मैं एक बार समझा देता हूं पहले, फिर लास्ट में इस पे वापस बात कर लेंगे। हाँ भाई साहब, होता क्या है? फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूशन, वॉलेटाइल जिनकी वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ कांस्टेंट में क्या था? पार्शियल वेपर प्रेशर भी तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन वहां वॉलेटाइल सॉल्यूशन नहीं था। यहाँ वॉलेटाइल सॉल्यूशन है और पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर PA0, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर PB0। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर PA0 और लिक्विड बी का PB0। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, यही तो बोला राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ए का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के मोल फ्रैक्शन के। बी का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बी के मोल फ्रैक्शन के। तो यहां से वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। यहां पर बी का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू बी का वेपर प्रेशर इनटू बी का मोल फ्रैक्शन। अरे ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू बी का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो पीबी इज इक्वल्स टू PB0 प्लस इनटू काई, और पीए का कितना हो जाएगा? पीए इज इक्वल्स टू PA0 काई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डाल्टन लॉ से, डाल्टन लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर क्या होता है? ए का पार्शियल प्रेशर और साथ में बी का पार्शियल प्रेशर जोड़ दो भाई साहब, तो PA0 XA इंटू PB0 काई बी।
काई बी की वैल्यू होती है 1 माइनस काई ए, कितनी होती है? काई बी की वैल्यू होती है 1 माइनस काई ए, रखो यहाँ पर, इस काई बी की जगह रखो 1 माइनस काई ए, ये रख दिया मैंने 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी टोटल प्रेशर की, टोटल पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट काई ए। ये तो है काई ए के टर्म्स में, किसमें? काई ए के टर्म्स में। अगर काई बी के टर्म्स में निकालनी है तो देखो टोटल प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट और साथ में क्या आ जाएगा, काई बी। भाई साहब यहाँ पे काई ए के टर्म्स में है और यहाँ पर काई बी के टर्म्स में, ठीक है? यहाँ पर काई ए के टर्म्स में, यहाँ पर काई बी के टर्म्स में। जल्दी बोलो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीबी नॉट प्लस पीबी नॉट पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट काई बी, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट काई ए, टोटल प्रेशर पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी, पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी। ये बोला फॉर्मूला अटपटा है लेकिन परफेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपका सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्म पूछ ले तो इतना ही लिख के आना, कितना, डाल्टन लॉ से ऊपर तक, और पूरा पूछ रहे 3 नंबर में तो एकदम पूरा का पूरा भर के आ जाना। ये तो वेपर फेज वाला, ये वेपर फेज वाला, इसको रुको एक बार, पहले ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ क्या होता है भाई साहब? ग्राफ ये होता है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन मैं यहाँ पर 0 करूं तो बी का तो मोल फ्रैक्शन आएगा ना। देखो टोटल प्रेशर में यही तो है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 कर दूं तो बी का तो आएगा। अब बी का किसके वेपर प्रेशर कितना है? पीबी नॉट। कितना है? पीबी नॉट। 0 थोड़ी है, 0 होता तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, यहां से देखो, ये देखो, ये रहा पीबी नॉट, तो यहां से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और सेम चीज अगर काई ए को 1 रख के काई बी को 0 करो, काई बी को जैसे 0 किया, पीछे क्या बचा? पी ए नॉट काई ए, क्या बचा? पी ए नॉट काई ए, तो पी ए नॉट कहां पहुंच गया? यहां पर। अब दोनों के ग्राफ मैच कर लो, तो यहां से ये पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ए का, और यहां से पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का, और टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं वेपर फेज की। तो अभी तक काई ए और काई बी चल रहा था, अब ले लेंगे हम वाई ए और वाई बी। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसमें कितने कितने? वाई ए और वाई बी, कितने? वाई ए और वाई बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वाई बी टोटल प्रेशर। तो वाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। वाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए काई ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी। वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से दिखा रहे हैं और पार्शियल वेपर प्रेशर को हम पी से दिखा रहे हैं। ठीक है, ए का होगा तो ए का दिखाएंगे, बी का होगा तो बी का दिखाएंगे। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए अपॉन में क्या हो जाएगा? पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी, पीबी अपॉन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा? पीबी नॉट काई बी अपॉन पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। परफेक्टली समझ में आ गया। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो राउल्स लॉ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का, तो जो मैंने वो ऊपर पहले इसे लिख रखा है क्या? राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। एग्जैक्ट वहीं से उठाया क्वेश्चन, एग्जैक्ट वहीं से उठाया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, तो वहीं पे हो गया। और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि पूरा राउल्स लॉ समझाओ विद ग्राफ, भाई साहब पूरा का पूरा समझा के आ जाओ, पूरा का पूरा समझा के आ जाओ। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट। अब ये लो, ईमानदारी से क्वेश्चन करने की ट्राई करो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। The vapor pressure of pure liquid A and B is 450 mm and 700 mm of mercury. ठीक है सर, at 350 Kelvin. The composition निकालना है लिक्विड का। अगर टोटल प्रेशर 600 mm ऑफ Hg दे रखा है तो फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। लिक्विड फेज का कंपोजिशन दे रखा है, मतलब हमको दे रखे हैं Pa नॉट और Pb नॉट दे रखे हैं, और टोटल प्रेशर भी दे रखा है 600 mm ऑफ Hg। हमको Ya और Yb निकालना है, Ya और Yb निकालना। आ जाओ सर निकालते हैं। देखो यहां सर पी ए नॉट वेपर प्रेशर ए का 450 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ बी का 700 mm ऑफ Hg, 700 mm ऑफ Hg। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला अभी जस्ट लिख के आए थे अपन, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट का ये रखो। पीबी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब? 700, पी ए नॉट की 450 माइनस 700 काई ए।
टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 600, टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 600, तो यहां से काई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.40, कितनी आ जाएगी बच्चा 0.40, कितनी आ जाएगी 0.40। काई बी की वैल्यू होती है 1 माइनस काई ए, काई बी की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस काई ए, 1 माइनस में से 0.40 करूंगा तो काई बी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 0.60, कितनी आ गई बच्चा 0.60। मेरे को पता है ए का वेपर प्रेशर, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर है ए के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर है बी का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां से मैं ए का और बी का दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास काई ए और काई बी की वैल्यू आ चुकी है, और वेपर प्रेशर ए का और बी का पहले से दे रखा है 450 ए का है और 700 बी का है। आगे बात समझ में, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू काई ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू काई बी। ये हो गया 0.40 इनटू मल्टीप्लाई में 450, ये आ गया 180, ये आ गया 0.60 इनटू 700, ये आ गया 420। यहां से मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और बी का आ गया, तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, अभी जस्ट करके आए थे, तो यहां से वाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, वाई ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.30। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू टोटल प्रेशर, तो वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बी की हो जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर, ये कितनी आ जाएगी 0.70। तो वाई ए और वाई बी, वाई ए की वैल्यू है 0.30 और वाई बी की वैल्यू है 0.70। परफेक्टली क्लियर, ये भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। आर डन के नहीं, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहां पहुंचे, अभी तक तो बहुत पहुंचना है लाला, बहुत पहुंचना है। अब आया आइडियल नॉन आइडियल, कितना आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। भाई साहब 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी, इसलिए मैं यहीं पे लेके आ गया हूं, तो ध्यान सुन लो। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं सारी कंसंट्रेशन पर, नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को डेविएट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जो राउल्स लॉ में आता है। राउल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर आता है वो सॉल्यूशन के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से वेपर प्रेशर आएगा उसके बराबर होता है, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर किसके बराबर है सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से आया है वो उसके बराबर नहीं है, नहीं है तो नॉन आइडियल, अगर है बराबर तो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है सर, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो गया, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी। ये इक्वल है, इक्वल है, यहां पर अनइक्वल है, यहां पर क्या है अनइक्वल है, यहां पर तो सर यहां पर क्या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर इनटू काई ए के अनइक्वल रहेगा। जी हाँ, ये तो समझाना चाह रहा हूं क्या, यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके अनइक्वल रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू काई ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके अनइक्वल रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू काई बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू काई बी। इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो हमारे पास एक बाइनरी मिक्सर है, हमारे पास एक बाइनरी मिक्सर है किसके बीच में ए और बी का, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके किसके इक्वल रहेगा, ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके, और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके। अगर इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन और इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई साहब ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर है और साथ ही बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर है। अगर बराबर है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन, और अगर बराबर नहीं है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है बच्चा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में मिक्सचर की एंथैल्पी 0 होती है, मिक्सचर का वॉल्यूम 0 होता है। नॉन आइडियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मिक्सचर की एंथैल्पी भी नॉन जीरो होती है और मिक्सचर का वॉल्यूम भी नॉन जीरो होता है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल मिथेनॉल, इथेनॉल, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आ जाओ पॉजिटिव डेविएशन, जो अब अभी तक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बराबर नहीं था, तो बराबर कैसे नहीं था यही तो हम समझेंगे किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। किसमें बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, कैसे समझेंगे आ जाओ। अगर ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स, ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है अगर उतना वो रिलीज कर देते हैं तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। अगर ए बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसके
कम में जितनी एनर्जी इनके लिए देनी पड़ रही है अगर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। मतलब कुल मिला के ए बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम है किधर, पॉजिटिव डेविएशन में, और ए बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा है किधर, नेगेटिव डेविएशन में। इधर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, इधर एनर्जी कम देनी पड़ रही है ए बी के बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है सर, यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बड़ा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी वो भी बड़ा है, किससे, अपने इक्विवेलेंट कंपोनेंट से, अपने कंपोनेंट से। कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किससे बड़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी। इधर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए छोटा है किससे, अपने कंपोनेंट से। कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए काई ए के साथ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी छोटा है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी के साथ। यहाँ मिक्सचर की एंथैल्पी 0 से बड़ी है और मिक्सचर का वॉल्यूम भी 0 से बड़ा है। यहाँ पर मिक्सर की एंथैल्पी नेगेटिव में है और मिक्सर का वॉल्यूम भी 0 से छोटा है। मिक्सर की एंथैल्पी भी यहाँ 0 से छोटी है, वॉल्यूम भी 0 से छोटा है। यहाँ पर मिक्सर का एंथैल्पी भी 0 से बड़ा है और वॉल्यूम भी 0 से बड़ा है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल वाटर, एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन के साथ बेंजीन, एसीटोन के साथ इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर फिनॉल के साथ एनिलीन, और क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चा, क्लोरोफॉर्म, और इसको एसीटोन, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन। इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देख लो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, हाइड्रोजन जब इनके साथ बॉन्ड बनाए, किसके साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, इसी को तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर सेम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है इसलिए इंटरमोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर के बारे में बताओ तो, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, किसमें, सेम मॉलिक्यूल के बीच में बने तो इंट्रामोलिकुलर, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बने तो इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी सबसे फेवरेट टॉपिक की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट देयर अपॉन नेचर। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे लेकिन उनके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है, उन्हीं को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के, सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के। चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ जाओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फटाफट रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली। मजा आ रहा है, मजा आ रहा था एकदम, कमेंट में हार्ट बना के चल जाना बेटा। बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है आपकी ताकि आपका एकदम क्विक वे में रिवीजन हो जाएगा। आप एग्जाम के दिन भी सुबह उठ के जल्दी से पढ़ोगे ना तो भी परफेक्टली याद हो जाएगा, तो भी परफेक्टली याद हो जाएगा। डन, हाँ भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जब हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट काई सॉल्वेंट। पी नॉट क्या है, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी नॉट एस क्या है, पी नॉट एस है, सॉरी पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके इक्वल है, ये है हमारे पास सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, किसके, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है सोल्यूट के मोल्स अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। अरे भाई साहब, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट। भाई साहब ये देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अगर इसको हटाओ एक बार तो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसके कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा बच्चा,
यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वही तो क्या है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट के मोल्स कम रह जाते हैं किससे? सॉल्वेंट के मोल्स से। सॉल्यूट के मोल्स कम रह जाते हैं किससे? सॉल्वेंट के मोल्स से। तो यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं, तो भाई साहब सॉल्यूट के मोल्स जो बहुत कम है तो इसको मैं नेग्लिजिबल 0 मान लूं। सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है तो इसको मैंने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल टू 0 मान लेते ही क्या हो गया यहाँ पर? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके इक्वल आ गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आ जाओ नेक्स्ट, न्यूमेरिकल आ गया है। न्यूमेरिकल क्या है देख लो। A solution is prepared by dissolved 10 gram of non-volatile solute in 2 gram or 200 gram of water. It has vapor pressure इतना दे रखा है 31.84 mm of Hg at 300 Kelvin. हमें निकालना मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है मेरे पास 32 mm ऑफ Hg। कितना दे रखा है बच्चा? 32 mm ऑफ Hg। तो भाई साहब W2 हम किसके लिए लिखते हैं? सॉल्वेंट के लिए, सॉरी सॉल्यूट के लिए। और W1 हम किसके लिए लिखते हैं? 1, ये बात याद रखो। 2 हम लिखते हैं सॉल्यूट के लिए और 1 हम लिखते हैं सॉल्वेंट के लिए। तो क्या दे रखा है? सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो W2 हो गया मेरे पास 10 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। W1 हो गया मेरे पास 200 ग्राम, क्योंकि W1 क्या इसके लिए लिखते हैं? सॉल्वेंट के लिए। 2 किसके लिए लिखते हैं? सॉल्यूट के लिए। पी क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, हाँ सर 31.84। सॉल्वेंट का दे रखा है 32 mm ऑफ Hg। क्या है? हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते क्या? देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? W2 बाय M2, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है? W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? MW। W अपॉन MW। तो यहां से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 10 बाय M2। 10 क्या था? सॉल्यूट का वेट। M2 किसका निकालना? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है, अपॉन 200 बाय 18 वाटर का तो मोलिकुलर वेट हमको पता ही है 18 होता है ना, और वाटर का वेट कितना दिया हुआ है? 200। इसको सॉल्व करा के यहां से हमारे पास सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना आया? 180 ग्राम। कितना आया? 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला? कैसे? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स। अगली प्रॉपर्टी पे चल रहे क्या? उससे पहले आप ये लो, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉल्यूट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। ठीक है सर। सॉल्यूशन का, जब हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जब हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या फिर टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, ज्यादा होता जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा होता जाता है। ये है हमारे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? TB नॉट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? TB नॉट। जब पहली बार मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, तो क्या बना? सॉल्यूशन नंबर 1। जब दूसरी बार 2 चम्मच और डाली शक्कर, तो क्या बना? सॉल्यूशन 2। तो अब क्या बन रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। अरे भाई साहब, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहां पर जो उनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलिलिटी के। जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहां से आएगा केबी क्या होता है? केबी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चा? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रहे, ये 4 नंबर का सवाल आया हुआ है।
2 बार। ये एक तो ये डिप कौन सा है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों 4-4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं 2 बार। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, 6 से 7 बार। ये नहीं तो डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं तो डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं तो एलिवेशन, दोनों 3-3 नंबर के क्वेश्चन तो 6 बार आ चुके। कौन सा वाला, इससे आगे वाला। केबी कहां से आया, जब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो केबी आएगा। केबी को क्या बोलते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है सर। केबी की यूनिट क्या होती है, केबी की यूनिट होती है टेम्परेचर की यूनिट अपॉन मोलैलिटी की यूनिट। तो यहां से क्या हो जाएगा, केल्विन अपॉन मोल पर केजी। तो केल्विन इंटू किलोग्राम और मोल इनवर्स, केल्विन इंटू किलोग्राम और साथ में मोल इनवर्स। ये यूनिट का 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा परफेक्ट एकदम। ठीक है, क्या हो जाएगी, केल्विन साथ में किलोग्राम साथ में मोल इनवर्स। ठीक है सर। केबी का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट साथ में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अपॉन हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर साथ में वेपर प्रेस, सॉरी वेपर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में हीट ऑफ वेपराइजेशन साथ में 1000। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लास में पढ़ा था, क्या, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट। ठीक है सर। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आ गया, केबी अपॉन सॉल्यूट के मोल्स, कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता है तो डिवाइड में 1000 में तो करना पड़ेगा, अरे किलोग्राम में होता है ना मोलैलिटी, डिवाइड में 1000 भी करना पड़ेगा। तो यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, 1000 इंटू सॉल्यूट का वेट इंटू इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट अपॉन में दोनों के बीच का आपके टेम्परेचर का डिफरेंस या फिर बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस और साथ में सॉल्वेंट का वेट। क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू केबी अपॉन में दोनों के बीच के टेम्परेचर का जो आपका डिफरेंस है वो, और साथ में सॉल्वेंट का वेट। क्या आ गया, सॉल्वेंट का वेट, ये का फॉर्मूला हो गया। कर ले न्यूमेरिकल, चले न्यूमेरिकल कर लें क्या, अरे एक्टिव रहने, एकदम एनर्जी दिख जानी चाहिए भाई साहब लेक्चर में, एकदम एनर्जी दिख जानी चाहिए, क्योंकि साथ साथ में आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी कवर हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मजा आ रहा है ना, आना चाहिए ना यार मजा। आ जाओ नेक्स्ट, ये लो न्यूमेरिकल। 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will the solution boil? किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल होगा। हमको क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 1 किलोग्राम, तो मतलब 1000 ग्राम। सॉल्यूट का वेट दे रखा है 18 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट क्या है इस बार, ग्लूकोज है। सॉल्यूट का वेट दे रखा है 18 ग्राम। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.52। टेम्परेचर ऑफ आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है 373.15 और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 373.15। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 373.15। रखो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, W2 इंटू M2 ये तो है सॉल्यूट का मोल्स अपॉन W1 अपॉन 1000 में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में था ना इसलिए 1000 से डिवाइड किया। तो यहां से मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना आ गया 0.052। कितना आ गया बच्चा 0.052। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस 373.15। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमको, हाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो कितना आ जाएगा, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और साथ में सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का साथ में सॉल्वेंट का ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन। अरे कर लोगे भाई साहब, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर रहा है, बस ये थोड़ा याद रखना। W2 जो वैल्यू है हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं और जो 1 जो वैल्यू है वो हम सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। 2 वैल्यू सॉल्यूट, 1 वैल्यू सॉल्वेंट। डन। चले अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या आ जाएगा हमारे पास, या क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, आ जाओ कर लेते हैं क्वेश्चन। भाई साहब, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है C3H8O3, C3H8O3 इन वाटर
prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. This solution has boiling point. इस solution का boiling point कितना है? 100.42. कितना है बच्चा? 100.42. Mass of glycerol पूछा है हमको. क्या पूछा है? Mass of glycerol. मतलब glycerol solvent है तो मतलब W2 पूछा है. ग्लिसरॉल क्या है? सॉल्यूट है. W2 पूछा है. ठीक है सर. वेट सॉल्वेंट 1 है, सॉल्वेंट वाटर है. W1 कितना दे देगा? 500 ग्राम. Kb की वैल्यू कितनी दे देगी? 0.512. अच्छा, डिफरेंस भी दे रखा है क्या? नहीं सर, डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है सर. कितना आ गया? 0.42. क्योंकि सॉल्यूशन का हमको दे रखा था 100.42 और प्योर सॉल्वेंट का तो हमको पता ही होता है. प्योर सॉल्वेंट कौन है? वाटर. वाटर कितने पे बॉइल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. यहां से हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.42. ये रख दी मैंने. डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबी इंटू मोलिलिटी. मोलिलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. W2 by M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 by W1. केबी के साथ में केबी की वैल्यू रख दी. W2 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट. सॉल्यूट क्या है? ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 92. C3H8O3. करूं क्या? C3H8O3. कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 3. कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 3. हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 8. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 3. ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा? 16 इंटू 3. ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12 × 36. 36 और 8 44 और 16 × 48. ये हो जाएगा 44 और 48. हाँ, एकदम बराबर आ रहा है. 92 इंटू साथ में 1000 अपॉन वाटर का. वाटर क्या है? प्योर सॉल्वेंट. वाटर क्या है बच्चा? प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 500. तो वेट ऑफ किसका? वेट हमारे पास सॉल्वेंट का कितना आ चुका? सॉरी, हाँ, वेट ऑफ ग्लिसरॉल सॉल्यूट का वेट हमारे पास आ गया 37.73. कितना आ गया बच्चा? 37.73. कैसे सॉल्व किया? 0.42 इज इक्वल्स टू 0.512. यहां से सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही 37.73. यहां तक होता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या हो जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की. किसकी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की. कोई दिक्कत नहीं भाई साहब. बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था. किसको? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है. अरे भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था तो क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है ना. तो वही वाली बात है, 1 चम्मच शक्कर डालने पर थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ. भाई साहब, ये रहा आपका सॉल्वेंट. ये रहा आपका सॉल्वेंट. 1 चम्मच शक्कर डाली. पहले क्या डाली? 1 चम्मच शक्कर डाली. 1 चम्मच शक्कर डाली तो पहली बार थोड़ा सा कम हुआ, फिर सॉल्यूशन 1 बना. 1 चम्मच शक्कर डालने में सॉल्यूशन 1 बना. 2 चम्मच शक्कर डालने पर और कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट और पीछे आ गया. तो इसी को तो डिप्रेशन बोलते हैं भाई साहब. अरे भाई साहब, पहली बार कम हुआ, फिर दूसरी बार और कम हुआ, तो इसी को तो क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सेम ये भी यही है. डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है सर. डेल्टा टीएफ मोलिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहां पे सेम आ जाएगा. केएफ क्या है इस बार? केएफ है, कहां लिखा हुआ है केएफ? यहां पर केएफ ये लिखा हुआ. केएफ की वैल्यू होती है, केएफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसकी भी यूनिट क्या होती है? केल्विन इंटू किलोग्राम साथ में मोल इनवर्स. केल्विन इंटू किलोग्राम साथ में मोल इनवर्स. इबुलोस्कोपिक की भी यही थी, केल्विन इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स. इसकी भी यही है, केल्विन इंटू किलोग्राम साथ में मोल इनवर्स. ठीक है सर. इसका भी फॉर्मूला वही है, केएफ इंटू मोलिलिटी. जो मोलिलिटी का फॉर्मूला चल रहा था वही वाला सेम टू सेम. ये भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला वही आएगा. बस चेंज क्या हुआ था? यहाँ पे केबी था और यहाँ पे डेल्टा टीबी था. यहाँ पे केबी था और यहाँ पे डेल्टा टीबी था. ठीक है सर. यहाँ पे क्या चेंज हुआ सर? यहाँ पे बच्चा चेंज हुआ, वहां पर केबी था. केबी क्या होता है? इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट. यहाँ क्या है? केएफ. केएफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या आ गया? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट साथ में टीएफ नॉट. टीएफ नॉट क्या है हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट का. भाई साहब, नॉट चीज तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ही आती है. चाहे बोले टीबी नॉट हो तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, टीएफ नॉट हो तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा. अपॉन में वहां क्या थी? हीट ऑफ वेपराइजेशन. अरे याद हुआ कि नहीं हुआ काका? काका याद हो रहा है ना एकदम बढ़िया परफेक्टली? वहां क्या आ जाएगा?
हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट गर्म चीज होती है, गर्म करने के लिए तो वेपर बनेगी। अरे भाप बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर। फ्रीजिंग पॉइंट जमने के लिए, जमने के लिए क्या चाहिए हमको? हीट ऑफ फ्यूजन। वहां क्या चाहिए थी? हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ क्या चाहिए थी? हीट ऑफ फ्यूजन। साथ में मल्टीप्लाई बाय 100,000। ग्राफ भी समझ गए होंगे, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। ये देखो, कर लोगे? फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस चेंज क्या हुई? वहां हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन है। वहां टीबी नॉट था, यहाँ टीएफ नॉट है। यहाँ वहां केबी था यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ केएफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चले आगे के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी में होता है खट्टा खट्टा, C6H8O6। ठीक है सर, डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो लोअर हो गया 1.5 डिग्री से। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कितना होता है? 170 ग्राम ऑफ पर मोल। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला KF इंटू 1000, WB किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, और WA किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। अपन ने 2 और 1 लिया था, तो इसने B और A ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से WB को सॉल्व कर लो। TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1.5। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे पास क्या है? सॉल्यूट, कितना दे रखा? 176। मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है हमारे पास एसिटिक एसिड, उसका दे रखा है 75 ग्राम। साथ में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा 3.9 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास 5.08 ग्राम। किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है हमारे पास? सॉल्यूट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। कौन है बच्चा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका वेट कितना आ गया मेरे पास? 5.08 ग्राम। कितना आ गया बच्चा? 5.08 ग्राम। मजा आ रहा है? बहुत लंबा चलेगा ये कारवा, बहुत लंबा चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है, बहुत लंबा चलेगा ये कारवा। अभी तक तो 2 चैप्टर और करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली वापस प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? लास्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो फिर भी आसान है, उन दोनों के तो फॉर्मूले आपको लिख के याद करने पड़ेंगे, ये तो फिर भी आसान है। देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है सर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन से। यहां से मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? सी से। किससे? सी से। और सी क्या है? सॉरी, सी क्या है? कंसंट्रेशन। मोलरिटी भी तो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है। मोलरिटी तो क्या है? मोलरिटी भी तो एक कंसंट्रेशन टर्म है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो किससे रिप्रेजेंट किया गया? पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास कंसंट्रेशन के। ठीक है सर। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, सॉरी, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये 2 कांस्टेंट आ गए। कौन? एक आया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक आया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और साथ में आया मल्टीप्लिकेशन में कौन? टेम्परेचर। कौन आ गया बच्चा? टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पाई का फॉर्मूला हो गया CRT। सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर वॉल्यूम। तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहां से पाई का एक और फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम चल रहा है क्योंकि मोलरिटी दे रखी है। अगर मोलरिटी होती तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चलता। ठीक है सर। RT, यहां से सॉल्यूट का मोलर मास कितना आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू RT अपॉन में ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में वॉल्यूम। भाई साहब सर फॉर्मूले ज्यादा नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं बच्चा, लेकिन अगर नंबर लेके आना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नंबर लाना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। आ जाओ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये लो न्यूमेरिकल तैयार। A solution prepared by dissolving 8.95 milligram of gas, 8.95 milligram of gas fragment in 35 ml of water has osmotic pressure कितना दे रखा? 0.335 torr at 25 degree Celsius. Assuming the gene fragment is non-electrolyte, इट मोलर मास, फाइंड इट्स मोलर मास। आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, वहीं पे अटैक आ जाता है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? भाई क्वेश्चन तो पढ़ ले एक बार, बहुत आसान चीज होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल्स का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर निकालना क्या है? मोलर मास।
W2 किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट का वेट दे रखा 8.9 मिलीग्राम, 8.95 इंटू 10⁻³ मिली को क्या लिखते हैं 10⁻³ वॉल्यूम दे रखा 35 ml, कितना आ जाएगा लीटर में? अच्छा लीटर में क्यों निकालना भाई, लीटर में क्यों निकालना? लीटर में मोलरिटी, मोलरिटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है बच्चा। और अगर मोलरिटी आ जाए तो मोलरिटी के अंदर सर वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है जो कि हम किलोग्राम में निकालते हैं, जो कि हम किलोग्राम में निकालते हैं। ठीक है सर, तो पाई, पाई क्या है यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 0.335 उसको। अच्छा ये टॉर में दे रखा है, ये टॉर में दे रखा है, जो आपके प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल होती है, एटीएम होती है, टॉर होती है, और मिलीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी तो होती है, उसके अंदर दे रखा है। कितना आ गया? हमने इसको एटीएम में कन्वर्ट कर दिया, 0.335 को डिवाइड कर दिया 760 से, और टेम्परेचर को हमने 273 ऐड करके केल्विन में निकाल लिया 298। पाई इज इक्वल टू CRT W2 by M2 अपॉन V RT, और देन तो M2 का फॉर्मूला क्या आ गया? W2 into RT अपॉन पाई V। वैल्यू रखी सारी की सारी, ये दिया हुआ सॉल्यूट का वेट, आर की वैल्यू, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम, कितना आ गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया मेरे पास 1.417 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। तो यहां होती है हमारी सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म। और मुबारक हो आपको, सॉल्यूशन का चैप्टर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि एक ही चीज बची है अब सिर्फ और सिर्फ, वांट ऑफ फैक्टर। क्या बची है? वांट ऑफ फैक्टर। कर ले, आ जाओ, वांट ऑफ फैक्टर। सारे एक नई चीज और बची है, रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा 4 बार क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। कितनी बार? 4 बार। रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम बता दो। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है क्या? ऑस्मोसिस क्या होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इसी का जस्ट उल्टा सोचो तो वही तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही तो क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट। तो यहां पर ये कब होगा? ये होगा जब आपका जो प्रेशर लगा रहे हो आप पिस्टन से, जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और रिवर्स ऑस्मोसिस को डायग्राम भाई साहब 2 बार, रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम, RO फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन, रिमूवल ऑफ NaCl, रिमूवल ऑफ NaCl इन सी वाटर में। सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, ताकि सॉल्ट वाटर से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो किस में आ जाए? फ्रेश वाटर में आ जाए। कब आएंगे? जब आपका प्रेशर जो आप लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए। कर लोगे अब रिवर्स ऑस्मोसिस भी? ठीक है सर, समझ गए। अगला है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज गिवन टू एन फैक्टर। इसको हम आई बोलते हैं। आई क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मोलर मास में थोड़ी सी डिफिकल्टी, मोलर मास में थोड़ा सा डिकम्पोजिशन, डिफ्यूजन, जो भी आपका एरर आ रहा है वो है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास। वो क्यों आ रहा है? इसी को सॉल्व करने के लिए फैक्टर निकाला गया था। कौन सा? वांट ऑफ फैक्टर। या फिर ऑब्जर्व्ड सीपी क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी। अगर जो आई का हम कैसे निकालते हैं? जितने आयंस है उतनी आई की वैल्यू है। किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने पर जितने आयंस है उतनी आई की वैल्यू है। जैसे KCl को तोड़ो, K + Cl - आई की वैल्यू 2। MgSO4 Mg + 2 SO4 - 2 आई की वैल्यू 2। K2SO4 2 पोटेशियम और SO4 - 2 आई की वैल्यू 3। CaCl2 1 कैल्शियम 2 क्लोराइड माइनस, आई की वैल्यू 3। चलें आगे। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन में मॉलिक्यूल टूटेगा, मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 + n - 1 अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है बच्चा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इधर भी अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में आई वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? 1 + n - n अल्फा, 1 + n - 1 अल्फा। और एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, बस इतना याद रखो, मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, वो होता है एसोसिएशन। मॉलिक्यूल टूट रहा है, वो होता है डिसोसिएशन।
उधर आएगा आई का वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, इधर आएगा 1 माइनस वापस 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन एन इंटू में अल्फा 1 माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन एन इंटू अल्फा, उधर क्या आ रहा है 1 प्लस एन माइनस एन अल्फा। ठीक है सर। एन क्या है? एसोसिएशन मैन है, नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर एसोसिएटिंग, जैसे डायमराइजेशन में 2 पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 है। वहां क्या एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल में जितने में सॉल्यूट ब्रेक हो रहा है। उधर एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें सॉल्यूट ब्रेक हो रहा है। इधर एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जितने में सॉल्यूट आपका एसोसिएट हो रहा है। उधर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, इधर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है। तो अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अरे अल्फा होता क्या? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना आपके सॉल्यूट की वैल्यू डिसोसिएशन वैल्यू बढ़ेगी उतना ही तो अल्फा बढ़ेगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अल्फा साथ में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में है कि नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर समझ में आ गया। अगर और फाइनली एबनॉर्मल मोलर मास निकालने के बाद जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उन सब के साथ जिसका आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया था, आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया था। जैसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया? आई का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या था? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलिलिटी, साथ में आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। केएफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, साथ में मोलिलिटी, आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई इंटू सीआरटी। पाई क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या था? कंसंट्रेशन। आर क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या था? टेम्परेचर, साथ में आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब लेते हैं हम यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक। सॉल्यूशन चैप्टर आपका खत्म हो गया है। 5 मिनट का ब्रेक लेकर हम यहाँ पर वापस मिलेंगे आपको किसके साथ? केमिकल काइनेटिक्स के साथ। ठीक है।